हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 8, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और उसके कुछ पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है। आज हम बचे हुए कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसकी क्या होती हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं और सहायक नदियों से ही मिलकर क्या बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो बेसिन है वो 10 डिग्री उत्तर में, उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, और कौन से नदी आते हैं गंगा की सहायक नदियों में, तो वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। तो ये सारी जो नदियां हैं वो गंगा नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये लोग मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा का क्या करते हैं ये लोग, निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि ये जो नदी है ना, ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है तिब्बत से, है ना। तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और इसके बाद कहाँ पर एंट्री मारती है, ये एंटर होती है इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर इसका नाम होता है दिहांग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दिहांग। इसके बाद ये असम में एंट्री मारती है, जहाँ पर इसका नाम होता है जहाँ पर इसका नाम वही होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इसके बाद ये एंट्री मारती है असम से बांग्लादेश में, जहाँ पर इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और इसके जो मैदानी क्षेत्र होते हैं ना उसमें क्या पाए जाते हैं, चाप झील पाए जाते हैं। जैसे कि जब ये पर्वत से निकलती है नदी, ठीक है, तो बहुत स्पीड से निकलती है, बट जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो बहुत सारी क्या बनाती है, बहुत सारे क्या लेती है, मोड़ लेती है ना। तो मोड़ लेने की वजह से जो भी अवसाद अपने साथ में लेके आती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, है ना, पत्ते वगैरह, तो वो क्या करती है, वो किनारों पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो हिस्सा होता है, आधा जो हिस्सा होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है और जो नदी है वो इसको छोड़कर ऐसे फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, ऐसे फ्लो होने लग जाती है। तो ये जो हिस्सा है ना इसको क्या बोलते हैं, चाप झील। तो ये जो नदियां हैं ये चाप झील का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसकी जो जलवायु होती है मुख्यतः मानसूनी होती है। ठीक है, और जो मानसून में यहाँ पर जो वर्षा होती है वो जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच में यहाँ पर बारिश होती है। और जो मौसम होता है इस गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का, तो ये गर्मी के सीजन में गर्मी होती है और ठंडी के सीजन में यहाँ पर ठंडी होती है। जैसे कि अपने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इसके बाद झारखंड, ये इसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब अगर आपने सुना होगा नाम ना, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ठंडी के समय में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बेसिन है ना, कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या का वितरण भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जनसंख्या जो है ना वो किसी किसी एरिया में
किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बट किसी किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? देखो, तो जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, वो भी अलग अलग हुआ है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर तीव्र ढल वाले अगर पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो क्या ये बसने के लिए प्रतिकूल एरिया रहेगा? ठीक है, अगर लोगों को रहना है पर्वतीय क्षेत्र में, तो क्या ये एक अच्छा क्षेत्र होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी रहने के लिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र में मोस्टली जो पर्वतीय क्षेत्र है गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले, तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। कभी बारिश वारिश आया तो पहाड़ वहाड़ अगर टूट गए तो गए भैंस पानी में। ठीक है, तो मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और अगर आप मैदानी क्षेत्र की बात करें, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो ये सारे क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक भी है। ठीक है, यूपी की जनसंख्या देख लो आप, मैदानी क्षेत्र है ये, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यूपी में है। तो जो भी मैदानी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और वहां की मिट्टी भी कैसी है? बहुत ज्यादा उपजाऊ भी है। ठीक है, तो उपजाऊ होने की वजह से वहां पर जो भी फसल उगाए जाते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं? खेती ही करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और मोस्टली वो कौन सा फसल उगाते हैं? तो धान उगाना पसंद करते हैं, क्योंकि फसल आ, पानी बहुत ज्यादा है तो धान जो है बहुत अच्छे से उग जाते हैं। ठीक है, और धान की खेती के लिए हम लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो उस क्षेत्र में जो है पानी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो और वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर धान की जो फसल है वो बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, धान के अलावा ये लोग बहुत सारी फसल उगाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, चना, बाजरा, है ना। इसके अलावा गन्ना, जूट, ये सारी नगदी फसल भी उगाई जाती है। और मैदान के जो कुछ क्षेत्र होते हैं वहां पर केले के बागान की भी खेती की जाती है। ठीक है, क्या उगाते हैं ये लोग? केला उगाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम को आप लोग जानते ही हैं, ये लोग चाय के बागान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहार और असम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये लोग क्या करते हैं? सिल्क के कीड़ों का क्या करते हैं? सिल्क का फार्मिंग करते हैं, जिसमें ये लोग सिल्क के कीड़े को पालते हैं और इसके बाद सिल्क बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है, जो ज़्यादा ढलान नहीं है, मतलब हिल वाले क्षेत्र में, ठीक है, फसलें उगाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा तो है बट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अलग अलग वनस्पतियां भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, जैसे कि आम का पेड़ मिल जाएगा आपको, जामुन का पेड़, ये सब देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा घने बांस के झरमुट भी मिलते हैं। आपने देखा होगा यूपी बिहार में ना बहुत बड़े बड़े घास के जंगल होते हैं, अरे बांस के जंगल होते हैं। ठीक है, तो बांस के जंगल भी पाए जाएंगे। और डेल्टा का क्षेत्र भी मिलेगा यहाँ पर। मैंग्रोव नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैंग्रोव वन से घिरा हुआ डेल्टा क्षेत्र जो होता है वो किससे घिरा हुआ है? मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। और जो मैंग्रोव वन है, इसके लकड़ियाँ का इस्तेमाल नाव वगैरह बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये जो लकड़ी है वो कभी भी खराब नहीं होती। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, वो किससे घिरा हुआ है? तो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु है ना, और तीव्र ढाल वाले भागों में क्या उगाया जाता है? चीड़, देवदार, फर, ये शंकुधारी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, है ना। जैसे हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था कि जो ढलान वाले होते हैं, यहाँ ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पर शंकुधारी पेड़ पौधे ही उगते हैं। यहाँ पर असम में चाय का बागवान करते हुए
और यहाँ पे धान की खेती करते हुए 2 डायग्राम दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिन जो है ना उसमें अलग अलग वन्य जीव भी पाए जाते हैं, मतलब जंगल में रहने वाले जीव, जैसे कि हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, ये सारे जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है, ठीक है। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। अगर पानी वो साफ है ना, तो झील वगैरह में जो मछली वगैरह रहते हैं वो लोग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि रोहू, कतला, हिसला, ये सारी मछलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं ना मोस्टली क्या खाना पसंद करते हैं, मछली और चावल जो है ना इन लोगों का एक मुख्य आहार है ना, क्योंकि उन लोगों का फेवरेट खाना है ये मछली और चावल। किसका? पश्चिम बंगाल वालों का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सींग वाला गेंडा का फोटो दिया है और इधर मगर का फोटो दिया है। और यहाँ पर वेदिका कृषि, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो ये खेती है, ठीक है। तो ढलान को क्या करते हैं लोग, हटाया जाता है, जल का प्रवाह तीव्रता से न हो इसीलिए, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो पानी जो है वो तुरंत क्या हो जाएगा, बह जाएगा, है ना। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, ऐसे 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 कट करते हैं ताकि पानी जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरे, ठीक है। तो पानी को स्टोर करने के लिए ये जो प्रक्रिया है उसको अपनाया गया है। ये आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से मछली पालन कर कर लोग क्या करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है। तो विनोद नाम का एक क्या है, मछुआरा है, और जो कहाँ रहता है, बिहार में एक गांव है मोन, ठीक है। तो मोन गांव में वो रहता है और उस मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति है, अपने काम में हमेशा मशहूर रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, मछली पालने का काम करता है और उसने क्या किया है, अपने साथियों को भी इस चीज में लगा दिया है। तो ये क्या करते हैं, जो भी चाप नदी के, जैसे कि हमने चाप झील के बारे में पढ़ा, तो पढ़ा कि जो नदी होती है वो बीच से कट जाती है तो ये झील का रूप ले लेती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी चाप झील है उसको साफ करते हैं और इसके बाद उस पे क्या करते हैं, मछलियों का भोजन बनाते हैं, ओके। और झील के आसपास की जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस पे धान वगैरह, मक्का, दलहन, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। और खेत की जुताई के लिए वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, भैंसे वगैरह का, बैल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, ठीक है। और नदी में क्या करते हैं वो लोग, नदी में पकड़ने के लिए जो मछलियाँ होती हैं उसको पकड़ते हैं, उसको उसका जो इस्तेमाल है वो खाने भी के लिए भी करते हैं और बेचने के लिए भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको उस झील से काफ़ी मछलियाँ मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जिनको वो पकड़ कर क्या करते हैं, पास के जो शहर है उसमें जाकर बेचते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, एक अच्छा संबंध बनाकर चल रहे हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। प्रकृति को बचा कर उसका सही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक जो पास के शहर का प्रदूषण इस झील में नहीं पहुंच रहा है तब तक इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन को यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। पर वही जब इसके अंदर अलग अलग फैक्ट्री का पानी वगैरह आने लगेगा तो ये जो झील है वो प्रदूषित हो जाएगी। तो ये मत्स्य पालन के लिए बिल्कुल भी अच्छा प्लेस नहीं रहेगा, क्योंकि जो मछलियां हैं वो गंदे पानी में मर जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब किया जा रहा है। जो पानी है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, जिसके वजह से स्वच्छता के लिए, कि भाई स्वच्छता रहेगा तो पानी भी कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। तो स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए
और स्वच्छता पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब पहले आ चुका है, अब तो नहीं आएगा, और पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी को बचाने के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसका क्या है, नाम है नमामि गंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वापस से पूछने की संभावना है क्योंकि पानी जो है वो तो बहुत ज्यादा दूषित हो ही रहा है। देखिए यहाँ पे अब दिया है गंगा का एक तटीय क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि गंगा के किनारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान वाले क्षेत्र हैं उसमें कौन से बड़े बड़े शहर स्थित हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। आपने सबका नाम सुना होगा, सारे पॉपुलर सिटीज हैं जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये सबकी जो सिटीज है ना, इनकी जो आबादी है वो 10 लाख से भी ज्यादा है और ये सारे जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी उद्योग है, जो भी वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह है, उनका गंदा पानी बहकर इन नदियों में आता है जिसकी वजह से जो नदियां हैं ये प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है इसमें बहुत सारे यातायात भी चलते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो है वो रोड मार्ग है, अगर जाना है उस पार जाना है तो आप सड़क मार्ग के थ्रू भी जा सकते हैं, आप रेल मार्ग के थ्रू भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगर आपको नदी के तटीय क्षेत्र में जाना है तो आप जल मार्ग के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोलकाता में आपने हुगली नदी का नाम तो सुना ही होगा, वहां पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्या बनाया गया है, पत्तन है। ठीक है, इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे हवाई पत्तन बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा तो ये जो बेसिन है ये पर्यटन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। जैसे कि आगरा में जो यमुना नदी है उसके किनारे में ताजमहल देखने वाला प्लेस है, तो बहुत सारे पर्यटन वहां पे जाते हैं। इलाहाबाद में गंगा है ना, और यमुना नदी का क्या होता है, संगम होता है, तो ये भी देखने लायक प्लेस है, लोग वहां पर जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्या है, बौद्ध स्तूप है, लोग वहां पर भी देखने को जाते हैं। लखनऊ में क्या है, इमाम बाड़ा है ना। इसके बाद असम जो है वो अपना काजीरंगा नेशनल पार्क की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, तो लोग वहां पर जाते हैं देखने के लिए। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने अलग अलग जनजातीय संस्कृति के लिए फेमस है। तो इसलिए जो ये लोग हैं ये सब लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेस पर जाते हैं क्योंकि ये पर्यटनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे जो मानस वन्य प्राणी अभय वन में बाघ जो बताया गया है ये असम में है। ठीक है, ये मानस वन्य प्राणी अभय वन, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो गया। ये सबके क्वेश्चंस के आंसर ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो टुकन है वो क्या है, जो मेन्यू का कहाँ का प्रमुख भोजन है वो आपको बताना है, जो कोलकाता है वो किस नदी के तट पर स्थित है वो बताना है, देवदार जो है और जो फर है वो किस प्रकार के वृक्ष है वो आपको बताना है, और बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ मिलते हैं, डेल्टा वाले क्षेत्र में या अमेजोन में या फिर पर्वतों पे। ठीक है, ये सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सारे आंसर्स आते हैं तो आपको ये चैप्टर मतलब समझ में आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में।